ये देखो सीन क्या है भाई, 1757 रिमेम्बर व्हाट वाज इट, क्या हुआ था 1757 में? वो फर्स्ट प्लासी हुआ था भैया। हाँ प्लासी हुआ। नहीं वो वेरी गुड, प्लासी हुआ था जो जिसके बैटल ऑफ 1857 में हुई थी। प्लासी, राइट। इट लेड द टेरिटोरियल फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, बट द रियल पावर का फाउंडेशन किस बैटल ने रखी थी? बक्सर। वेरी गुड, 1764 बैटल ऑफ बक्सर, बिकॉज इसमें खुद एम्परर साहब इन्वॉल्व थे, है ना? अब जब इन्होंने मामला ये कैप्चर कर लिया, व्हेन दे स्टार्टेड टू लाइक एस्टेब्लिश दिस एम्पायर, तो इनकी बहुत सारी पॉलिसीज हैं, लाइक इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू पॉलिसीज, अलग अलग इनका परमानेंट सेटलमेंट, महालवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम, ये सब आया। इनका सिर्फ एक पर्पस था इंडिया से, और वो पर्पस था कि इंडिया से ज्यादा रेवेन्यू निकालना, ठीक है, इंडिया से ज्यादा रेवेन्यू निकालना। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर इस बीच हमें उस, और हाँ एक और चीज और क्या था इनके, कि इंडिया में क्रिश्चियनिटी लाना, ताकि जिससे क्या चीज है, इतना मतलब मेन फोकस नहीं था क्रिश्चियनिटी का, बट 1813 के बाद क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में आने लग गए, और उन्होंने क्या सीन करा कि बोला कि हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ना, इनको इंग्लिश वे सिखाएंगे, इंग्लिश वे सिखाएंगे, तो इंग्लिश द्वारा बनाई गई चीजें इन इंग्लिश फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड, तो लोग यहाँ पे पहनना शुरू कर देंगे, कि यहाँ पे तो भैया एकदम प्रॉपर ट्रेडिशनल मामला था ना, एकदम तरीके से। तो दैट वाज द केस। उन्होंने क्या करा, यहाँ की ट्रेड इंडस्ट्रीज को तोड़ दिया। कैसे? यहाँ के जो गुड्स प्रोड्यूस होते थे, एक्सपोर्ट करने के लिए जब जाते थे, उन पे एक्सपोर्ट ड्यूटी दबा के लगाते थे लोग, ताकि महंगा सामान हो जाए। तो यहाँ के बंदे ठीक से एक्सपोर्ट कर नहीं पाते थे, और वहां से जो इंपोर्ट होके आता था उसको सस्ते में लाते थे। दैट वाज द केस इट डिड। रेवेन्यू में इन्होंने ज्यादा से ज्यादा डिमांड रखी, क्योंकि और एक और चीज देखो, जितने भी बाहर से रूलर्स आए इन द स्टार्टिंग एज वेल एज लेटर, जो बंदे आए थे, वो कहीं ना कहीं दे बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया, राइट? दे बिकम, जैसे मुगल्स भी आए, दे बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया। बट ये लोग एंड तक एलियन रहे थे, दे वर लाइक टोटली ब्रिटिशर्स, दे वर नॉट लाइक इंडियंस काइंड ऑफ थिंग। एंड तक ये लोग एलियन रहे थे, एलियंस। तो एक कहीं ना कहीं इररिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात थी। क्यों भैया? क्योंकि ये लोग अपनी सप्लाई, इंडिया सप्लाई कहाँ ब्रिटिश में ले जा रहे थे, कहीं मुगल थोड़ी ले जा रहे थे कहीं पे। मुगल तो जितना भी लिया अपने पास रखा और इन्वेस्ट किया इंडिया में। दे वर द पीपल लाइक टेकिंग द रेंट फ्रॉम इंडिया एंड सप्लाई टू द ब्रिटेन, टेकिंग द ट्रेड फ्रॉम इंडिया, सप्लाई टू द ब्रिटेन, कि ब्रिटेन से ही तो थे ये लोग, व्हाइट, ऊपर से कमाल की बात, दे आर व्हाइट पीपल। अब अलग ही रेशियल, एकदम खतरनाक तरीके से लोग अलग थे। अब अलग थे, इन्होंने रेशियल सुपरियरिटी बढ़ाना शुरू किया, कि वी आर व्हाइट मैन, वी आर देयर टू टीच यू द थिंग्स, वी आर देयर टू द रिफॉर्म। आप लोग बारबेरियंस हैं, आपको ना कोई तमीज है, ना आपको कोई कल्चर है, आप हमेशा रूल करने के लिए पैदा हुए हैं, हम आपको रूल करने आए हैं। सो दैट वाज द केस, ठीक है। अब इन्होंने एक और चीज क्या करी, देखो ट्रेड इंडस्ट्री खत्म हो गई, यहाँ पे जो आर्टिजन थे, अब क्योंकि राजा रजवाड़े तो चले गए, जब राजा रजवाड़ों को इन्होंने गुलाम बना लिया, तो जो आर्टिजन्स थे, पेंटर्स थे, उन बेचारों की नौकरी भी खत्म हो गई। व्हाई? बिकॉज क्योंकि नोबल्स और राजा ही तो उनको क्या करते थे, पैटर्नाइज करते थे। समझ आ रही है? राजा रजवाड़ों को क्या करा इन्होंने, जब गुलाम बना लिया आपके ब्रिटिशर्स ने, तो सीन क्या हुआ, तो पेंटर्स और आर्टिजन्स की भी नौकरी खतरे में आ गई, क्योंकि उनको पैटर्नाइज करने वाला कोई रहा ही नहीं। क्योंकि पहले तो लोग शौक के लिए करते थे। जहांगीर जैसा पेंटर, रिमेंबर जहांगीर ने क्या करा था, पेंटिंग क्यों करवाई, लेकिन उसने बहुत ज्यादा उनको लाइक पैटर्नशिप करी। बट अभी राजा ने, उनको खुद का पालन पोषण नहीं हो रहा, तो पेंटर को क्या पैसा देंगे, तो वो लोग भी बेचारे एग्रीकल्चर में आके लग गए। ये हुआ, इन्होंने एग्रीकल्चर बढ़ाने के लिए ट्राइबल एरिया पे एनक्रोचमेंट करी। वहां पे जो एनक्रोचमेंट करी, तो ट्राइबल्स भी इनके खिलाफ हो गए। तो धीरे 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 हर जगह हमेशा रिवोल्ट वाली भावना शुरू हो गई। तो जो तुमने सुना होगा, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, रिमेंबर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, लाइक दिस वन 1857 रेवोल्यूशन, ठीक है। देखो इस टाइम से 100 साल हुए हैं मुश्किल से, है ना। इस 100 साल के अंदर ब्रिटिश एम्पायर ने पहला रिवोल्ट देख लिया, तो वो भी इतना तगड़ा कि जिसने पूरे ब्रिटिश एम्पायर को एकदम जड़ से हिला दिया था। इतना तगड़ा हिलाया कि भाई ब्रिटेन की क्वीन ने बोला कि आज से ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म, यहाँ पे तो भैया हमारा राज चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये कोई अचानक से था, इससे पहले भी छोटे छोटे रिवोल्ट्स हो रहे थे, बहुत छोटे छोटे रिवोल्ट्स अपने अपने लेवल पे हो रहे थे, अपने लोकल लेवल पे हो रहे थे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लाइक सिविल अपराइजिंग्स,
लाइक ट्राइबल अपराइजिंग्स, लाइक मिलिट्री अपराइजिंग हुई है इससे पहले, पेजेंट्स अपराइजिंग, किसानों की, सिविलियंस की, आपकी नॉर्मल जनता जो होती है सिविलियन, मिलिट्री अपराइजिंग भी थी, ट्राइबल अपराइजिंग भी थी, जैसे संथाल रिवोल्ट, हो एंड मुंडा रिवोल्ट, राइट, ये सब थे, सिविल अपराइजिंग है नॉर्मली। तो ये सब अभी आप लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है, तो लिखना शुरू करो। ये इससे पहले ही हो रही थी। यस, ये जितनी भी अभी अपराइजिंग करवा रहा हूं ये कहीं ना कहीं 1857 से पहले की है, ठीक है, इस बीच की है, इस बीच की। और कुछ लिखवाऊंगा जो कि इसके बाद की भी हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है तो साथ में बता दूंगा ये बात की कौन सी है, ठीक है। तो लिख लो कि हेडिंग डालो पीपल्स रेजिस्टेंस, पीपल्स रेजिस्टेंस। अरे अगले पेज से शुरू कर दो भाई, अगली चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है। पीपल्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिशर्स बिफोर 1857। समझा रही कहानी? ये पहली हेडिंग। दूसरी हेडिंग सिविल अपराइजिंग्स, नंबर सब हेडिंग है सिविल अपराइजिंग्स, ओके, कि सिविल एरिया में कैसे लोग ऊपर आ रहे थे। सॉल्ट टैक्स बढ़ा दिया तो उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, पुलिस टैक्स बढ़ा दिया तो रिवोल्ट कर दिया, ट्रेडर्स वगैरह, आर्टिजन्स वगैरह, इन पे क्या अपराइजिंग सुन लगी इनकी, ओके। सो दैट वाज द केस। पहला रिवोल्ट लिखो, सन्यासी रिवोल्ट, सन्यासी रिवोल्ट, हाँ नंबर 1 इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूं अब। नंबर 1 सिविल अपराइजिंग में, नंबर 1 सन्यासी रिवोल्ट, ठीक है। पहले बता रहा हूं लिखने का पार्ट ज्यादा है तो लिखते रहो सीधा सीधा, बेसिक है, ओके। दिस रिवोल्ट was led by मजनूम शाह, मजनूम शाह, अनुराग नए पेज से शुरू करो। This revolt was led by मजनूम शाह, चिराग अली, मूसा शाह, थोड़ा सा गैप छोड़ दो ऊपर, अच्छा वही लिख रहे हो जो ऊपर लिखा है उसने, क्या दे रहे हो? हाँ फिर ठीक है, नीचे लिखो नंबर 1 पे फटाक से, सन्यासी रिवोल्ट। किस लोगों ने लैड किया? दे वर पेजेंट्स एट द एंड। ये पेजेंट्स से सन्यासी जो थे, पेजेंट्स है बिफोर दे आर एग्रीकल्चरिस्ट। इन्होंने जब एग्रीकल्चर लाइक टैक्स बढ़ाना शुरू किया तो इनकी बेचारों की एग्रीकल्चर प्रॉपर छूटी और बाकियों की भी एग्रीकल्चर छूटी। एंड फाइनली व्हाट दे डिड, दे जस्ट रिवोल्टेड विद आर्म रिवोल्ट, इन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। ये 4 लीडर हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि अबे 4 हैं, मजनून शाह, चिराग अली, मूसा शाह एंड देवी चौधरानी, देवी DEBI, देवी चौधरानी, ठीक है। दिस रिवोल्ट इज ऑल्सो कॉल्ड फकीर रेबेलियन, दिस रिवोल्ट इज ऑल्सो कॉल्ड फकीर रेबेलियन। इस रिवोल्ट के बारे में बताया गया है कौन से वाले नोवेल में? हमें अनुराग, दिस रिवोल्ट हैज मेंशन इन, सन्यासी रिवोल्ट का मेंशन कहां पे है? आनंद मठ, आनंद मठ बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। रिवोल्ट, अगला लिखो रिवोल्ट ऑफ मो मरियाज, MOAMARIAS, मोमरियाज, मोआमरियाज, रिवोल्ट ऑफ मोआमरियाज, ठीक है। लिखो कि द रिवोल्ट ऑफ मोमरियाज, द रिवोल्ट ऑफ मोमरियाज इन 1769 was a potent challenge, was a potent challenge, कब हो भैया? 1769 1769 was a potent challenge to the authority of Ahom king of Assam, to the authority of Ahom king of Assam, ठीक है।
It was led by Krishna Narayan. कृष्णा नारायण। मोमरियाज कौन थे? मोमरियाज वर लो कास्ट पेजेंट्स। मोमरियाज वर लो कास्ट पेजेंट्स who followed the teaching of Aniruddha Deva. Aniruddha Deva. Okay. Follow. The teachings of Aniruddha Deva. Heading डालो, Civil uprising in Gorakhpur, Basti and Bahraich एक साथ है। Civil uprisings in Gorakhpur, मतलब नंबर कौन सा है? तीसरा। देखो, Civil uprising in Gorakhpur, Basti and Bahraich। हुआ क्या था? वॉर्न हेस्टिंग चाहते थे कि रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा आए, तो उन्होंने इजारा सिस्टम करना शुरू किया। इजारा सिस्टम यानी रेंट पे देना किसको? लैंड एरिया को। ठीक है, तो उसने ब्रिटिशर्स के अंदर ही इजारा सिस्टम शुरू कर दिया कि लैंड एरिया वाज गिवन ऑन रेंट टू अ ब्रिटिशर, और वो ब्रिटिशर फिर किसी को भी दे, लेकिन कंपनी को अपना वो रेवेन्यू दे देगा जो उस रेंट से आएगा। समझा रही है? तो इजाराज। लेकिन उनका ये प्लान एकदम अनसक्सेसफुल था, क्योंकि ये बहुत हाई डिमांड रखता था। सपोज ने इनको 20 लाख रुपए दिए और इनसे वो रखता था 40 लाख के करीब, ऐसे करके, तो पेजेंट इतना होगा ही नहीं। कोई वेल डेवलप ग्रीन रेवोल्यूशन थोड़ी है कि आपका गेहूं, छोटा सा गेहूं में बहुत सारी गेहूं निकलेगा, तो रिवोल्ट तो करेगा ही इंसान। तो ये कारण था। ठीक है, तो लिख लो, इसमें अलेक्जेंडर हने एक मेजर था, उसको इजारा बनाया था, पहली बार ट्राई करा था, ये पर्सनल एक्सपेरिमेंट था कंपनी का। तो अलेक्जेंडर हने बोली लगाते थे लैंड की। हाँ, नहीं वो दिस इज इजाराज। देखो, वॉर्न हेस्टिंग्स, वॉर्न हेस्टिंग्स wanted to earn money। पैसा क्यों चाहिए था इन लोगों को? ताकि वॉर को फंड कर सके। पता है, वी वर ओनली पेयर ऑफ अवर ओन कैप्चरिंग। हमने ही पैसे दिए, मतलब सब्सिडी अलायंस क्या था वो, हम ही पैसे दे रहे हैं, हमें कैप्चर कर लो। Want to earn money to fund the wars against Maratha and Mysore। Therefore, he involved English officers. Therefore, he involved English officers as ijaradaras. Ijaradars. Indian. Involve English officers as ijaradars. IZARADARS. Ijaradars. ब्रैकेट लिख लो, रेवेन्यू फार्मर्स इन अवध। अवध में एक्सपेरिमेंट करा था इसने। ठीक है, वही गोरखपुर वाला एरिया, इन अवध। ही इन्वॉल्व मेजर अलेक्जेंडर हने। ही इन्वॉल्व मेजर अलेक्जेंडर हने। ठीक है, बट बिकॉज ऑफ हाई डिमांड ऑफ रेवेन्यू his experiment was failed and people revolted। in fact हैने के सबऑर्डिनेट्स को मार ही दिया था वहां के लोगों ने। they killed them। okay, High demand of revenue. the revolt failed, मतलब the experiment failed and people revolted there। क्वेश्चन आएगा सीधा, बहराइच गोरखपुर से आप क्या समझते हैं? रिवोल्ट अगेंस्ट इजारादारी सिस्टम इन विच, ऐसा ऑप्शन आएगा। यूपीएससी कॉन्सेप्ट पूछती है डायरेक्ट। ओके, अगला लिखो, रिवोल्ट ऑफ राजा ऑफ विजयनगरम। रिवोल्ट ऑफ राजा ऑफ विजयनगरम। मैंने बताया स्टार्टिंग में क्या क्या कारण थे रिवोल्ट के। एक कारण ये भी था कि ब्रिटिशर्स ऑलवेज व्हेन गॉट द चांस ट्राई टू इंटरफेयर इन द सक्सेशन मैटर्स। ठीक है, जो भी जहां पे भी दिखेगा कि भाई यहाँ पे सक्सेशन का इशू चल रहा है, वहां पे आके किसी एक हेल्प कर देंगे, उसको बिठा देंगे और दूसरे को मार देंगे, और जो दूसरा डिपेंडेंट हो जाएगा तो वही सब्सिडी अलायंस साइन ही कर देगा। ओके, लिखो, दिस रिवोल्ट वाज लेड बाय आनंदा राजू एंड विजय रमा राजू। आनंदा राजू एंड विजय रमा राजू।
ठीक है, इट वॉज held in northern Sarkars, area around northern Sarkars. Okay. The Vijayaraman Raju was died in battle. वो मारा गया था. अगला है रेजिस्टेंस ऑफ केरला, वर्मा पझासी राजा. रेजिस्टेंस ऑफ केरला डैश वर्मा पझासी राजा. वर्मा पझासी राजा, PAZHASSI डैश वर्मा पझासी राजा. वर्मा पझासी राजा को केरला का शेर भी कहते थे, लाइक लायन ऑफ द केरला. ओके, तो लिख लो केरला वर्मा पझासी राजा. इन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ा था. ओके, लोकल लेवल पे ही. वही ब्रिटिशर्स वांटेड टू एनेक्स देयर टेरिटरी, ही जस्ट फॉट फॉर दैट टेरिटरी. ओके, तो लिखो इसको केरला वर्मा पझासी राजा, ऑल्सो कॉल्ड केरला सिम्हम, ऑल्सो कॉल्ड केरला सिम्हम. ये नहीं लिखा होगा, लिख लो, Lion of Kerala. Also called कॉल्ड लायन ऑफ केरला. और साइक राजा, PYCH, साइक राजा. called or Sai Raja. साइक ये लिखा तो है, PHYCHE, चिक्को. ओके, by the support of Nayars, he attacked the Britishers. However, Britishers suppressed the revolt. ब्रिटिशर से कोई नहीं जीत पाएगा भाई उस टाइम. बढ़िया मामला ले रहे हैं अपने हाथों में. एक है बंदा अवध का, लिखो सिविल रेबेलियन इन अवध 1799. सिविल रेबेलियन इन अवध, वजीर अली खान. इसका बताते हैं, कहानी मस्त है. वजीर अली खान, वजीर टाइम क्या था? 1718. 99. ये बंदा अवध का राजा था. ओके, इसको हटा दिया गया. ब्रिटिश ने बोला कि हमारे काम का बंदा नहीं है, इसको हटा दिया और इसको पेंशन पे जाने के लिए भेज दिया. इसकी जगह इसके अंकल को, सादत अली खान को बिठा दिया गद्दी पे. ये बंदा छिड़ गया. इसने क्या करा, बनारस के मजिस्ट्रेट को, क्योंकि मजिस्ट्रेट साहब ने तो खाने में बुलाया था, उस बंदे को मार दिया. ठीक है, गोली मार दी. उसके गार्ड्स मार दिए और अल्टीमेटली प्रॉपर एक मस्त रिवोल्ट उसने करा. तो जो मारा मारी इसने करी थी, और बाकी जो इसको होता है बनारस मैसेकर, क्या कहते हैं? ठीक है, दिस वाज मैसेकर, फेमस अंडर दिस थिंग. तो ये रिवोल्ट था. ब्रिटिशर्स आए, पटक दिया, हो गया काम खत्म. लिख लो वजीर अली खान. भाई क्या है बे, वजीर अली खान was granted the pension in Banaras after removing from the throne of Awadh. Wazir Ali Khan granted the pension at Banaras after removing from throne of Awadh. However, बनाना पड़ेगा शायद. okay, सब ठीक है. कोई प्रॉब्लम? However, in January 1799, he killed a British resident. 1799. He killed a British resident, George Frederick Cherry. He killed a British resident, George यहाँ मुझे घर जाना
Frederick Cherry, who had invited him to lunch. He even attacked the magistrate of Banaras. ब्रिटिश रेजिडेंट को मारा था और ब्रिटिश मजिस्ट्रेट को अटैक किया था. This whole incident became famous. This whole incident became famous as British magistrate of Banaras. His whole incident became famous as massacre of Banaras. Heading इसको वो कर लेना underline. Massacre of बनारस. मार के भाग गया था जयपुर के राजा के पास. ब्रिटिशर्स बोले जयपुर के राजा से भाई इसको लौटाओ. उन्होंने बोला एक ही शर्त पे लौटाएंगे, अगर आप इसको लटकाएंगे नहीं और इसको बेड़ियों में नहीं बांधेंगे. ब्रिटिशर्स मान गए थे. उन्होंने ना इनको लटकाया ना बेड़ियों में बांधा, बट इनको अपने पास ही रखा ताकि दोबारा से रिवोल्ट ना करें. ओके, सो ये चीज थी. भैया वो किसको मारा था? जॉर्ज फ्रेडरिक चेरी. जॉर्ज फ्रेडरिक चेरी, ब्रिटिश रेजिडेंट, मार दिया भाई साहब. खाने पे बुलाया, लटका दिया, फॉग उठाई. देखो पॉलीगार्स रिवोल्ट. पॉलीगार्स जो हैं ये लोग ना, ये तमिलनाडु एरिया वाले एरिया में पॉलीगार्स, दे आर मिलिट्री पर्सन्स. ये लोग एक कम्युनिटी पुलिस पे रखते हैं. कि ऐसा समझो कि सपोज एक एरिया है जहां पे लोग कुछ लोगों को पैसे देते हैं कि आप हमें गार्ड करो, चौकीदार की तरह प्रॉपर, ठीक है. तो उनकी जो ये गार्ड करने वाले लोग थे पॉलीगार्ड्स थे. जब ब्रिटिशर्स ने वो एरिया अपने अंडर में ले लिया तो इन बेचारों की तनख्वाह खत्म होगी, उनको पुलिस की जरूरत है ही नहीं, उनके पास खुद पुलिस है. तो पॉलीगार्ड्स लेटर रिवोल्टेड. जब उन्होंने देखा ब्रिटिश जो हमारे एक तो एरिया ले लिया, ऊपर से वहां के लोग खुश भी नहीं रख रहे, तो लोगों ने पॉलीगार्ड्स के सपोर्ट से द रिवोल्ट. ओके, तो पॉलीगार्ड्स रिवोल्ट, POLIGARS, पॉलीगार. ओके, POLIGAR, पॉलीगार्स रिवोल्ट. द रिवोल्ट वाज लेड बाय कट्टा बोमन नायक, सुंदरामान्या पिल्लई. कट्टा बोमन नायक, सुंदरामान्या पिल्लई, सौंद्रा पांडियन एंड सुब्रमण्य. लिखो उसको, सुब्रमण्यम होता है ना, सुब्रमण्य पिल्लई लिख लो. सौंदरामान्या पिल्लई नहीं है, सुब्रमण्य पिल्लई है. लिखा सुब्रमण्य पिल्लई, ठीक है. ये पॉलीगार रिवोल्ट था. इसमें लिख लो कि कट्टा बोमन नायक एंड उमाथुरई, OOMATHURAI, उमाथुरई. पॉलीगार में क्या लिखा है? लिखो द फेमस पॉलीगार लीडर कट्टा बोमन नायक. द फेमस पॉलीगार लीडर कट्टा बोमन नायक led the polygar revolt. In the starting, they were deprived of the right. Polygars were deprived of the rights to collect the kaval fees. KAVAL, kaval fees. ठीक है. Kaval was the they were deprived of the rights to collect the kaval fees. KAVAL, फीस. कवल फीस. फीस जो आप भरते हो. हाँ भैया. कवल और वॉच, कवल को क्या कहते हैं? वॉच, ठीक है. कवल और वॉच वॉज एन एंशिएंट इंस्टीट्यूशन ऑफ तमिलनाडु. कवल और वॉच वॉज एन एंशिएंट इंस्टीट्यूशन ऑफ तमिलनाडु. It was a hereditary village. It was a hereditary village. It was a hereditary village. पुलिस ऑफिस, समझा रही कहानी?
It was a hereditary village police office with specified rights and responsibilities. With specified right and responsibilities. अगला है दीवान वेलुथम्पीज रिवोल्ट. दीवान वेलुथम्पीज रिवोल्ट. ये त्रावणकोर का बंदा है, ठीक है. इनकी डेट लिख लो 1808 से 1809. जो दीवान वेलुथम्पी है, ये दीवान मिनिस्टर पीएम. ओके, ये त्रावणकोर के राजा के पीएम थे. तो जब ब्रिटिशर्स ने त्रावणकोर के राजा में बहुत सारी हार्श कंडीशन कर दी तो राजा तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन दीवान वेलुथम्पी ने ओपनली सबके सामने कुंडारा एक जगह है वहां पे एक लेक्चर दिया, स्पीच दिया. और उन्होंने उनमें उस स्पीच में सबके सामने बोला कि सब लोग अपने हथियार उठाओ, हथियार उठा के लड़ो. तो दैट वाज कॉल्ड द कुंडारा डिक्लेरेशन. क्या कहते हैं इसको? कुंडारा डिक्लेरेशन, इन विच द दीवान वेलुथम्पी ओपनली कॉल्ड फॉर रेजिंग द आर्म्स अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. द ईस्ट इंडिया कंपनी put the harsh conditions on the state of Travancore after implementing the subsidiary alliance. जैसे उन्होंने subsidiary alliance साइन करा, पता ही उसकी कहानी तो तुमको. तो harsh condition they put forward to them. Okay. The Prime Minister of Travancore, Prime Minister ब्रैकेट को दलावा कहते थे वहां प्राइम मिनिस्टर को. द प्राइम मिनिस्टर दैट इज दलावा ऑफ त्रावणकोर वेलुथम्पी, VELUTHMPI. ये क्या कहते थे? दलावा. ठीक है, दलावा दैट इज वेलुथम्पी. राइज अगेंस्ट द कंपनी. हंस क्यों रहे हो बे, मुस्कुरा रहे हो, क्या चल रहा है दिमाग में? Against the company, assisted by Nair troops. समझा रही है? Nair troops. Veluthampi addressed a gathering in Kundara. Veluthampi addressed the gathering in Kundara. openly calling for taking up arms against the Britishers to oust them from the native soil. Oust them from the native soil. This declaration is called, this was later known as Kundara Proclamation. This was become famous later as कुंडारा प्रोक्लेमेशन दीवान वेलुथम्पी की. ओके, ब्रिटिशर्स ने अटैक कर दिया था इन पे, बट वेलुथम्पी साहब पकड़े नहीं पाए. ही जस्ट कमिटेड सुसाइड. बोले कि पकड़ा नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा. ओके, अगला है, लिखो राइजिंग एट बरेली. बरेली की स्पेलिंग हुई है BAREILLY. तो मैं तोड़ दूंगा मैं. बरेली की अपराइजिंग पुलिस टैक्स के ऊपर थी. ब्रिटिशर्स ने पुलिस टैक्स बढ़ा दिया, इनफैक्ट लगा ही दिया. ओके, तो बरेली के लोग इससे हताश थे. क्या पुलिस टैक्स कौन देता है, कि हमारे यहाँ पुलिस टैक्स दोगे? ठीक है. तो वहां पे एक बंदा था मुफ्ती नाम का, मुफ्ती मोहम्मद आयवाज. ठीक है, उसने क्या करा, क्या चल रहा है भाई? तो उसने क्या करा, he just put the application to the magistrate court. ओके,
मुफ्ती साहब, जब मुफ्ती एक मुस्लिम बंदे ने इसको पेटिशन को मजिस्ट्रेट को दी तो इट बिकम रिलीजियस कि मुस्लिम लोग हैं। इस बीच क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने टैक्स कलेक्ट करते करते एक औरत को इंजर्ड कर दिया और वहां पे लोग भड़क गए तो पीट दिया ब्रिटिशर्स को। बहुत तगड़ा रिवोल्ट हो जाता, वो तो अच्छा हुआ टाइम पे ब्रिटिशर्स की आर्मी आ गई और वहां पे उनको कर्ब कर दिया। ओके, दबा दिया कि दबेंगे तो सारे, कि हमारे पास अभी हाईली टेक्नोलॉजिकल एडवांस वेपन नहीं है। और एक और कारण है सबके दबने का कि अभी नेशनहुड वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कहीं भी। ये सारी प्राइसिंग लोकल लेवल पे है, छोटी छोटी। नारायण में कुछ हुआ, तमिलनाडु को पता ही नहीं क्या हुआ, समझ आ रही है? लीडर भी नहीं है, लीडर है ना, ये लीडर के नाम नहीं लिख रहे हो क्या? क्या वेलू तब भी लीडर नहीं है? लीडर वॉज देयर बट मास लीडर वॉज नॉट देयर और नेशनल लीडर वॉज नॉट देयर। नेशनल लीडर ऐसी बात नहीं थी, आएगी वो बाद में, 1857 के बाद आएगी। बेशक 1857 का दबा दिया गया, बट 1857 की क्रांति ने सबसे बड़ा बीज ये बोया था कि नेशनलिज्म के टुवर्ड्स पूरे देश को एक ही धागे में पिरो दिया था। सबके ग्रीवियंस अलग अलग थे, सबके हथियार उठाने के कारण अलग थे, बट सबका एनिमी एक था, ब्रिटिशर्स। तो सब लोग हिंदू बोलो या मुस्लिम बोलो चाहे सिख, सारे एक जगह पे आए खड़े हो गए थे। ठीक है, बताएंगे उसके बारे में। तो लिख लो राइजिंग एट बरेली, हेडिंग डालो 1816 1816। इसमें लिखो The immediate cause of upsurge was imposition of police tax. The issue became religious when Mufti Muhammad Aiwaz gave AIWAZ, when Mufti Muhammad Aiwaz gave petition to the magistrate court. The issue become aggravated when the woman was injured while collecting tax. The insurgent murdered the son of Leicester, LEY, insurgents मतलब जो रिवोल्ट वाले बंदे थे, insurgent murdered the son of Leicester, LEYCESTER, Leicester, that is judge of provincial court of Bareilly। इसके बेटे को ही मार दिया था उस रिवोल्ट में, कि दुश्मन पहचानना इजी था ना, जो भी गोरी चमड़ी का होगा पकड़ के पहन लो। ठीक है, तो ये वाली चीज है। क्या नाम था? सन ऑफ लेसेस्टर, LEYCESTER। ठीक है, सो ये था। पैका रेबेलियन लिखो, पैका रेबेलियन लेड बाय जगतबंधु मुकुंदा देवा दीनबंधु संतारा। 3 बंदे हैं, जगतबंधु, मुकुंदा देवा, दीनबंधु संतारा। हाँ इनका भी पॉलीगार वाला सिस्टम था, ये भी फुट सोल्जर्स से बेचारों को हटा दिया, इन्होंने रिवोल्ट कर दिया। बोले पैसा कहां से आएगा फिर? लिखो पैकास ऑफ ओडिशास वर द ट्रेडिशनल लैंडेड मिलिशिया foot soldiers, that is foot soldiers. Okay, they enjoyed the rent-free land revenues, they enjoyed the rent-free land tenures, they enjoyed the rent-free land tenures for their military service and policing function. रेंट फ्री लैंड रेवेन्यू हो गया, रेंट फ्री लैंड टेन्योर्स
फॉर द मिलिट्री सर्विस एंड पुलिसिंग फंक्शन ऑन द हेरिडेटरी बेसिस। हेरिडेटरी बेसिस था, मैरिट सिस्टम थोड़ी था पहले, बस राजपूती जो है वो करेंगे, पंडित जी सिर्फ पढ़ेंगे, वैश्याज आपको टैक्स वगैरह देंगे, ये सब। द ब्रिटिशर्स डिस्टर्ब देयर सिस्टम। द ब्रिटिशर्स आफ्टर कॉन्करिंग ओडिशा डिस्टर्ब द सिस्टम, दिस लेड देम टू रिवोल्ट। आफ्टर कॉन्करिंग ओडिशा विच लेड देम टू रिवोल्ट। सूरत में एक सत्याग्रह हुआ था, वो सॉल्ट सत्याग्रह था, ठीक है, सूरत में सॉल्ट के ऊपर था, तो वो तो आगे भी हो जाएगा वैसे। अगले वहाबी मूवमेंट। वहाबी मूवमेंट रिलीजियस था। जब ब्रिटिशर्स ने क्रिश्चियन मिशनरी फैलाना शुरू करा, क्रिश्चियन धर्म, तो मुस्लिम बोले कि भैया अपने ओल्ड वेज में आ जाओ, अपने शरिया को फॉलो करो, क्योंकि दुश्मन एक था ब्रिटिशर्स, तो बेसिक रिलीजियस था, बट इट वॉज रिवोल्ट। ओके, लिखो वहाबी मूवमेंट। द वहाबी मूवमेंट वॉज in fact the Wahhabi movement was in fact an Islamic revivalist movement, an Islamic revivalist movement founded by Sayyid Ahmad of Rai Bareli। ये राय बरेली के, फाउंडेड बाय द सैयद अहमद ऑफ राय बरेली। किससे इंस्पायर हुए थे ये? अहमद ऑफ राय बरेली, हु वॉज इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ अब्दुल वहाब। अब्दुल वहाब कहाँ के थे? अब्दुल वहाब सऊदी अरेबिया के, अब्दुल वहाब ऑफ सऊदी अरेबिया एंड शाह वलीउल्लाह ऑफ दिल्ली। इनकी टीचिंग से इंस्पायर थे। बोला इस्लामिक धर्म जो है खतरे में है और आपको इस जिहाद करना पड़ेगा, ठीक है, इस्लाम को बचाना पड़ेगा, दर उल हरब से दर उल इस्लाम बनाना पड़ेगा इंडिया को। सऊदी अरब से आया था, उसका एंड कौन था? एंड शाह वलीउल्लाह ऑफ दिल्ली, शाह वलीउल्लाह ऑफ दिल्ली, समझ आ रहे हैं? दल और हरब से यानी लैंड ऑफ केओस से बनाना पड़ेगा लैंड ऑफ इस्लाम, दरुल इस्लाम बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको जिहाद बोलना पड़ेगा, रिवोल्ट, जिहाद, रिवोल्ट। ओके, सैयद अहमद condemned the western influence on Islam. Sayyid Ahmad condemned the western influence of Islam on Islam and advocated a return to pure Islam and society, ठीक है। He wanted to convert Dar ul Harb, D-A-R, Dar U-L, ul H-A-R-B, Harb. He wanted to convert the Dar ul Harb that is territory of war or chaos, to Dar ul Islam, लैंड ऑफ इस्लाम। ये तो साफी है। दरुल हर्ब को दरुल इस्लाम में कन्वर्ट करने की बात करी थी उन्होंने। फॉर दैट सेक जिहाद वॉज डिक्लेयर्ड अगेंस्ट आउटसाइडर्स। ओके, अगला है कुक्का मूवमेंट। रुक गए। यही सबसे बड़ा था, बड़ा पार्ट। अब जैसे छोटे छोटे हो जाएंगे, सिंपल। कुक्का मूवमेंट, कुक्का मूवमेंट किसान थे ये लोग, मतलब पंजाब के बंदे थे, बाद में बाबा बन गए थे। ये लोग भी सिखिज्म वाला प्रॉपर की भाई बेसिक सिविलियन नेचर का इसमें ये था कि विडो रीमैरिज को फोकस किया। ओके, एंड वुमेन की एज को बढ़ाने के लिए बात करी, एजुकेशन की बात करी। एक इस टाइप का मूवमेंट था ये। देखो, कुक्का मूवमेंट लेड बाय
भगत जवाहर मल एंड बाबा राम सिंह, बाबा होते हैं वहां पे सारे, ठीक है। जवाहर मल, वो लेड बाय भगत जवाहर मल, जिनको कहते थे सियान साहिब भी कहते थे इनको, ऑल्सो कॉल्ड CISIAN सियान, SHEB साहिब। भगत जवाहर मल ऑल्सो कॉल्ड सियान साहिब एंड बाबा राम सिंह इन पंजाब, ठीक है। Their basic philosophy were abolition of caste, abolition of discrimination, abolition of caste, abolition of discrimination, abolition of caste, abolition of discrimination, discouraging consumption of meat and alcohol and drugs, permission of intermarriages, widow remarriage, परमिशन ऑफ intermarriages, इंटरकास्ट वही वाला मामला। अब जैसे प्रशांत को कोई पसंद आएगी, एनकरेज, एनकरेज करना है। एनकरेज परमिशन देना उनको, कास्ट वास्ट में नहीं मानते थे तो एनकरेज तो करेंगे। जैसे प्रशांत को कोई वेंकटेश्वरा की कोई पसंद आ जाए, ये बोलेगा अरे पापा कुक्का मूवमेंट, कुक्का, पापा ने इसका मुर्गा बना देना है। परमिशन ऑफ इंटरमैरिजेस, कॉमा विडो रीमैरिज, ठीक है। विडो रीमैरिज क्या भैया? विडो रीमैरिज के लिए इन्होंने प्रोत्साहन करा, विडो रीमैरिज एंड एटसेट्रा एटसेट्रा करो, ठीक है। इनफैक्ट दे प्रोमोटेड स्वदेशी मूवमेंट ऑल्सो। इन्होंने बोला अपना अपना घर का बना हुआ पहनो। भाई ये क्या सिस्टम है कि मतलब ब्रिटिशर्स अपना लाके यहाँ पे बेच रहे हैं। फर्स्ट टाइम अगर देखा जाए रियल टर्म्स में स्वदेशी यहाँ पे पैदा हुआ था, कुक्का जी ने पहले ही बोल दिया था, इनफैक्ट दे प्रमोट, ठीक है। लेकिन स्वदेशी एज अ वर्ड यूज नहीं हुआ था यहाँ पे। उन्होंने बोला कि बस यहाँ का जो है पहनो, ओके। हेड डालो पेजेंट्स मूवमेंट विद रिलीजियस ओवरटोन्स, मतलब पेजेंट मूवमेंट हेड डालो। ये सिविल अपराइजिंग, पेजेंट मूवमेंट डालो, पेजेंट मूवमेंट। प्लीजेंट मूवमेंट्स, किसान, पेजेंट, PEASANT, ठीक है। पहला लिखो नारकेल बेरिया, NAR नार, KEL केल, BERIA बेरिया, नारकेल बेरिया प्राइसिंग, ना NAR नार केल बेरिया, लेड बाय मीर निथर अली। मीर निथर अली ऑल्सो, इनको ये फेमस है रे, 2-3 लिखवाऊंगा बस, ये बहुत फेमस है। मीर निथर अली ऑल्सो कॉल्ड टीटू मीर, टीटू मीर भी कहते थे इनको। इंस्पायर्ड द मुस्लिम टेनेंट्स इन वेस्ट बंगाल, इंस्पायर्ड द मुस्लिम टेनेंट्स इन वेस्ट बंगाल, वही रेंट वगैरह बढ़ा दिया था। और साथ में होता है क्या, उनके बेयर टैक्स लगा दिया, दाढ़ी के ऊपर टैक्स लगा दिया था। वेस्ट बंगाल टू राइज अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स, और लैंडलॉर्ड्स होते वो हिंदू थे। टू राइज अगेंस्ट लैंडलॉर्ड who were mainly Hindus, who imposed a bear tax on Farazis, who imposed a beard tax on Farazis and British indigo planters। ब्रिटिशर्स के खिलाफ भी हुए थे ये लोग। ऑन बेयर टैक्स ऑन फराजीज एंड ऑल्सो अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। अगला है पागलपंथी रिवोल्ट, पागलपंथीज। इट वॉज लेड बाय पागलपंथी रिवोल्ट। देखो पागलपंथीज were led by करम शाह एंड his son टीपू। इसका ही बेटा टीपू था। पागलपंथी was a semi religious group
मेनली कंसिस्टिंग ऑफ semi religious group mainly consisting of हजोंग एंड गारो ट्राइब्स। तो ये लोग वही रेंट वाला सिस्टम था इनका, पेजेंट का सारा वही है कि किराया नहीं देंगे। ओके, फरासी रिवोल्ट, अगला है फरासी रिवोल्ट। वो कौन सा था जिसमें वो दो लड़के घुस के मार के आ गए उनके टेंट? सिद्धू कानू संथाल वाला था वो, संथाल आएगा ट्राइबल में आएगा। सिद्धू कानू फूलो जानो उसके मार के आ गई थी। क्लास जब हो जाएगा उसका नाल केर बरगे रिवोल्ट का फिर से बताना। नारकेल बेरिया समझ नहीं आया। नारकेल बेरिया ये एक सेमी पेजेंट्स और रिलीजियस वाला मूवमेंट है। इसका जो बंदा है टिटू मीर नितर अली, ये खड़ा हुआ था किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स, लैंडलॉर्ड के खिलाफ। लैंडलॉर्ड कौन थे? मोस्टली हिंदूज थे, सपोर्टेड बाय ब्रिटिशर्स। इनके ऊपर बेयर टैक्स लगा दिया था, दाढ़ी बढ़ाओ। वही मुस्लिम है वो तो बेचारे, मोस्टली उनके धर्म में होता हुआ दाढ़ी बढ़ाना ऐसा करके। तो उन्होंने फिर रिवोल्ट करा मीर नितर अली के लिए, मीर नितर अली के अंडर उसमें निरीक्षण में। बाद में ये रिवोल्ट वहाबी मूवमेंट के साथ ही मिल गया था। वहाबी मूवमेंट करवाया भी है, कौन है वहाबी मूवमेंट का लीडर? हाँ कौन था? बरेली से सैयद अहमद ऑफ राय बरेली। तो ये ब्रिटिशर्स ने लगाया था ना? हाँ, मतलब वही उनके हेल्प से लगा था, इंस्टिगेट कर रहे थे उनको लगाने। यस। पावरबंदी हो गया। अबे वो तो गया फरासी रिवोल्ट। फरासी रिवोल्ट वाज लेड बाय हाजी सरायतुल्ला एंड हिज सन मुहसी MUHSI, मुहसिनुद्दीन MUHSI, मुहसी NUDDIN, मुहसिनुद्दीन अहमद। ये बंदा फेमस है, ऑल्सो कॉल्ड दूदू मियान, फेमस है बंदा ये। फराजी रिवोल्ट आएगा क्वेश्चन, 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें दूदू मियान होगा, टिक मार देना। मुहसिनुद्दीन अहमद ऑल्सो कॉल्ड दूदू मियान। टू रिवोल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिशर्स इन बंगाल। क्या हुआ? टू रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स इन बंगाल। क्या चल रहा है भाई? जंगल महल रिवोल्ट और चौहार अपराइजिंग। अबे लिखो, जंगल महल रिवोल्ट और चौहार अपराइजिंग। CHUHAR, चौहार अपराइजिंग। इट वॉज लेड बाय जगन्नाथ सिंह। ठीक है, जगन्नाथ सिंह, श्याम सुबला, दुर्जन सिंह। ये इंपॉर्टेंट है, दुर्जन सिंह, इसको दुर्जोल भी कहते थे, दुर्जोल या दुर्जन सिंह। मदन मोहन लक्ष्मण। ठीक है, कितने वो बता देंगे? क्या कितने? ये सब कितने हो गए? जगन्नाथ, श्याम, सुबला, दुर्जन, मदन, मोहन, लक्ष्मण, 7 हो गए। 1 2 ठीक है, एक ही साथ है, मतलब ये लोग। 2 3 4 5 6 7 ठीक है। 7 It is also called Jungle Mahal Revolt. Because of the area in Chota Nagpur Plateau. अगला लिखो, कोल म्यूटिनी। कोल म्यूटिनी। It was led by बूढ़ो भगत in area of रांची, सिंहभूम एंड हजारीबाग। बूढ़ो भगत ने लेड किया था कोल म्यूटिनी इन द एरिया ऑफ रांची, सिंहभूम एंड हजारीबाग। रांची, सिंहभूम एंड हजारीबाग। ठीक है। द ट्रबल वॉज स्टार्टेड विद
लार्ज स्केल ट्रांसफर ऑफ लैंड was started with large scale transfer of land from coal leaders to from coal headmen KOL coal headmen to outsiders like Hindu, Sikh, Muslim. आउटसाइडर को ये लोग डिक्कूज बोलते थे. ये लोग मतलब ट्राइबल्स आउटसाइडर क्या बोलते हैं? डिक्कूज, DIKUS. आउटसाइडर्स आर कॉल्ड डिक्कूज. ओके, तो ये चीज थी. तो इसके खिलाफ इन्होंने रिवोल्ट करा. देखो संथाल अपराइजिंग. संथाल अपराइजिंग इट वॉज लेड बाय सिद्धू कानू फूलो जानो. संथाल एक ट्राइबल ग्रुप है भाई. सिद्धू कानू फूलो जानो. फूलो जानो बहन है सिद्धू कानू की, और ये सारे भाई बहन है. सिद्धू कानू है क्या? हाँ, अलग अलग बंदे हैं. 4 हो गए ना टोटल. सिद्धू कानो फूलो जानो. कहते हैं फूलो जानो ब्रिटिश के कैंप में घुस गई थी और वहां के ऑफिसर्स को ही मार दिया, और मार के बहुत लोगों को मारा उन्होंने, और मारने के बाद खुद मर गई. बताओ क्या तगड़ी लेडी होंगी हैं. संथाल अपराइजिंग. इट वॉज अ ट्राइबल रिवोल्ट अगेंस्ट द डिक्कूज. अगेंस्ट द डिक्कूज. संथाल रिबेलियन इज ऑल्सो कॉल्ड हल. HUL हल. हुल या हल मतलब लिबरेशन, आजादी के लिए. हल और लिबरेशन. समझ आ रही है? लिखो बिरसा मुंडा. मुंडा रिवोल्ट. बिरसा मुंडा रिवोल्ट. सो नाम तो सुना ही होगा इनका. बिरसा मुंडा रिवोल्ट. वही सेम कहानी. इट वॉज लेड बाय बिरसा मुंडा. होएन मुंडा में मुंडा वाला रिवोल्ट इन्होंने लीड करा था. ठीक है. बिरसा मुंडा रिवोल्ट लेड बाय बिरसा मुंडा इन सिंगभूम. सिंगभूम डिस्ट्रिक्ट में किया था इन्होंने. इन छोटा नागपुर रीजन. लिख लिया. दिस रिवोल्ट वॉज ऑल्सो कॉल्ड उलगुलान. ULGULAN. उलगुलान और ग्रेट तुमुल्ट. ग्रेट TUMULT. tumult. This revolt is called Ulgulan revolt, also called Great Tumult revolt. It's मुंडा revolt. ठीक है, मुंडा वाला revolt है. समझ आ रही है भाई? Why it is the revolt against Dikkus. ठीक, ट्राइबल रिवोल्ट हो रहे हैं एक साथ. मैंने हेडिंग डलवाई नहीं ट्राइबल की, वही साथ में करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं ऐसी. देखो ताना भगत रिवोल्ट. ये वाला भी डिक्कूस से अगेंस्ट था. सब ट्राइबल में मोस्टली डिक्कूस. ठीक है, आउटसाइडर्स, ब्रिटिशर्स, मनी लैंडर्स, जो भी ब्रिटिशर्स के साथ आएंगे, ट्राइबल्स को छोड़ के जो बाहर का है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, वो डिक्कूस है. कोई भी हो, कोई भी. ठीक है. ताना भगत मूवमेंट. ताना भगत ये फेमस नाम है, तुमने कहीं ना कहीं हल्का फुल्का इनका सुना होगा. नहीं सुना तो अजीब लग रहा होगा सुन के, और ये एग्जाम में देखेंगे. ताना भगत रिवोल्ट मूवमेंट. ठीक है. इट वॉज लेड बाय जत्रा ओराव एंड सिब्बू ओराव. जत्रा ओराव एंड सिब्बू ओराव इन झारखंड स्टेट. ठीक है. ट्राइबल का काफी है. ये सारे झारखंड में क्यों हो रहे हैं? ट्राइबल वही है, निमानी है. छत्तीसगढ़ में तो छोटा नागपुर प्लेट्यू क्या है? छत्तीसगढ़ भी आता है उसमें. उसमें छोटा ऊपर नीचे दान, सेंट्रल इंडिया बेसिकली. मोस्टली सेंट्रल इंडिया के रिवोल्ट हैं. ठीक है. ये पहले भी अलग थे बाकियों से. जब यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, जब यहाँ पे मुगल्स भी आए ना, उन्होंने भी इनको डिस्टर्ब नहीं किया था. ट्राइबल्स पहले से अपना इंडिपेंडेंस लेके रहे हैं. ब्रिटिशर्स ने आगे पंगा कर दिया. उनको पेड़ चाहिए थे, टीक्स वगैरह के पेड़ चाहिए थे. अपार्ट फ्रॉम दिस दे वांटेड मोर लैंड अंडर एग्रीकल्चर.
कि उनको तो यहां से लूट के जाना था, बाकी इनको रहना थोड़ी था। तो उन्होंने जहां भी उनको जमीन मिली वहां उन्हें एग्रीकल्चर करवा दी अपने मनपसंद की। द ग्रेट रिवोल्ट, द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। खुश करके भेजेंगे तुमको यहां से, देखो भाई 1857 की क्रांति, बड़ी खतरनाक क्रांति। देयर आर मैनी रीजंस, देयर आर इकोनॉमिक रीजंस, पॉलिटिकल रीजंस, रिलीजियस रीजंस, मिलिट्री कॉजेस। 1857 की क्रांति। कोई कहता है इट रख दो उसको, कोई कहता है इट वॉज मेयरली ए सिपाही म्यूटिनी, कि सिर्फ सिपाहियों का विद्रोह था, कोई ऐसा कहता है। लेकिन जो ये कहता है उसको शायद ये नहीं पता कि सिपाहियों से ज्यादा इस रिवोल्ट में सिविलियन मरे थे। तो पता नहीं क्यों कहता है, उसको बेचारे को हिस्ट्री नहीं पता है, ठीक है। तो इससे क्या पता लगता है कि मेयरली सिपाही म्यूटिनी तो नहीं थी। कोई कहता है नाइदर द फर्स्ट नॉर द नेशनल नॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आपके मजूमदार साहब इंडियन है, वो कहते हैं ना ही ये फर्स्ट था, इससे पहले भी रिवोल्ट हो रखे हैं, ना ही ये नेशनल लेवल का रिवोल्ट था, ऑब्वियसली नेशनलिज्म उस टाइम था ही नहीं, है ना, और ना ही ये वॉर इंडिपेंडेंस का वॉर था कि इंडिपेंडेंस के लिए हो रहा है ऐसा करके। कोई कुछ तो कहता है ना, लाइक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो उनको भी शायद ये नहीं पता कि ये जो रिवोल्ट था इसमें एक जगह के लोग नहीं थे। तो ये नेशनल ना बोल के बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, नो डाउट इसमें बहुत सारे लोग नहीं थे, बट इसमें एक कम्युनिटी के ही बंदे नहीं थे, इसमें बहुत सारे बंदे थे, बहुत सारे बंदे थे, ठीक है। बात आती है क्या इंडिपेंडेंस वॉर था या फिर सिपाही म्यूटिनी थी? ना ही ये सिपाही म्यूटिनी थी, उससे काफी ऊपर लेवल का वॉर था ये। और इंडिपेंडेंस का इसलिए नहीं कहेंगे, द रीजन इज बीइंग क्योंकि नेशनलिज्म वाला सिस्टम नहीं था। ऑल्दो दे वर टोटल, ऑल द पीपल आर अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, सबका एनिमी कॉमन था। किस किसने पार्टिसिपेट किया? क्या वुमेन ने पार्टिसिपेट किया? अरे बिल्कुल किया। रानी की लक्ष्मीबाई है, बेगम हजरत महल है लखनऊ की, तो ये तो लीडर्स हैं। अपार्ट ऑफ दिस मैनी वुमेन पार्टिसिपेटेड। क्या किसानों ने पार्टिसिपेट किया? यस। आर्टिजन ट्रेडर्स? यस। जमींदार्स? यस। क्या एजुकेटेड इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया? नो। एजुकेटेड इंडियंस यानी हमारे देश का पढ़ा लिखा समाज, उसने पार्टिसिपेट नहीं किया। कोई कहता है एजुकेटेड इंडियंस इनके खिलाफ थे, कोई कहता है कि वो चाहते ही नहीं थे करना। क्या कारण था उन्होंने नहीं किया होगा? बताते हैं, उसका भी रीजन बताते हैं। क्यों एजुकेटेड इंडियंस? बताओ यार, एजुकेटेड इंडियंस उन्होंने इनका साथ नहीं दिया, ऐसा क्यों? द रीजन इज बीइंग द रीजंस ऑफ 1857 रिवोल्ट। इसे कारण क्या थे इस रिवोल्ट के? देखो यार, स्टार्टिंग से मामला चलता रहा इकोनॉमिक रिजल्ट, क्योंकि एट द एंड, हाँ भैया कि मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पापा क्या है? फौजी हैं? फौजी है ना? फौजी पापा है सबके मोस्टली, या जो भी, मतलब सैनिक। सैनिक क्या होता है एट द एंड? सैनिक है। सैनिक का पिताजी क्या होता है मोस्टली? किसान होता नहीं होता मोस्टली। सैनिक आर सन ऑफ फार्मर्स। अब किसान का बेटा फौज में आने से पहले क्या होगा? किसान ही तो होगा। तो एट द एंड फौजी जो हमारे जो रिवोल्ट ये जो हुआ आपके फौजियों ने लीड किया, इट वाज लाइक पेजेंट्स इन यूनिफॉर्म। ये पेजेंट्स यूनिफॉर्म में थे बस, बट वो जब देखते थे हम लोग अपने बंदों को मारने जा रहे हैं, हमारे ही किसान भाई हैं। अरे अवध के ज्यादा लोग थे, अवध को ही तुमने कैप्चर कर डाला मिस मल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स में याद है डलहौजी, लास्ट स्टेट टू बी कैप्चर्ड इन डॉक्ट्रिन लैब्स। मल एडमिनिस्ट्रेशन के तो बच्चे भी बहुत थे, लैब्स होता ही नहीं, बट मल एडमिनिस्ट्रेशन नाम पे उसको भी उन्होंने कैप्चर कर डाला। तो जब ये सारी चीजें हुई, दबा के टैक्स लगा रहे हो, पीट रहे हो, तो कहीं ना कहीं सबके मन में हल्का सा आक्रोश जागा कि हम लोग हमारे ब्रदर भाइयों को हमारे एरिया में हमारे हमको ही पोस्ट करके हमारे ताऊ चाचा को पिटवा रहे हो, ये मतलब नहीं बनता। इकोनॉमिक रीजन। और सिर्फ यहां पे आर्मी पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, यहां पे हर तबके का इंसान पार्टिसिपेट कर रहा है। नॉर्थ इंडिया में, साउथ में नहीं फैला था ये। नॉर्थ इंडिया में मोस्टली ये यूपी वाला एरिया बहुत अफेक्टेड था, बंगाल वाला एरिया अफेक्टेड था, दिल्ली तक अफेक्टेड था मामला। ओके, दिस एरिया, दिस होल एरिया वाज कम अंडर द लपेट ऑफ सो कॉल्ड फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की क्रांति। ये थे इकोनॉमिक रीजंस।
ठीक है, किसानों के क्या रीजन थे, उनको बेचारों पे इतना दबाया जा रहा था, उन पे इतना टैक्स लगाया, बेगार, उनको बेगार मजदूरी, लाइक बंधुआ मजदूर बना दिया था। अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो आपको जबरदस्ती काम करवाएंगे, आप तो आपके आने वाली संतान भी यहाँ पे काम करेंगी, बंधुआ मजदूर एकदम कतई। तो दैट वाज द केस, ये रीजन था। अब फौजियों में क्या करना, फौजियों में क्या क्या दिक्कत जाग रही थी, तो दे आर अल्टीमेटली पेजेंट्स इन यूनिफॉर्म, तो इनका भी जो माइंड सेटअप है ये भी बैकवर्ड है। इनका सोचने का तरीका था कि अगर हम समुद्र पार करेंगे तो हमारी जात चली जाएगी, वी विल बी आउटलॉड बाय द कास्ट रूल्स। तो ये तो भैया अफगान वॉर में जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, ब्रिटिशर्स ले जा रहे हैं इनको पकड़ पकड़ के, बर्मा वॉर में जा रहे हैं, एंग्लो बर्मा वॉर्स, राइट। सो दिस लेड टू देयर एनक्रोचमेंट। अब एक और पंगा था, चलो इसको भी एक बार के लिए देखा जाए। और पंगा क्या हुआ, ब्रिटिशर्स आए तो आए, अपने साथ क्रिश्चियन मिशनरीज भी लाए, और जो क्लियरली स्टेट करते थे क्रिश्चियन सबसे बड़ा धर्म है, उसको अपना ऐसे करके। तो एक र्यूमर टाइप फैला, हल्का हल्का था, एक र्यूमर टाइप फैला कि क्रिश्चियन मिशनरी हमको क्रिश्चियन बना देंगे जबरदस्ती, ठीक है, ये र्यूमर फैला। उसके लिए कुछ भी कर रहे हैं। अब राजपूत जो इस सर्वे पगड़ी पहन रहा है, राजपूत जो रूलर्स हैं, जो सैनिक हैं, जो पगड़ी पहन रहा है, आपने टेक्नोलॉजी के नाम पे यहाँ पे लेदर हेड पहना दी जो कि चमड़े की बनी हुई है। अब वो रिलीजियस बंदा है, वो समझ गई भाई हो क्या रहा है धीरे धीरे। तो अल्टीमेटली रिलीजन वाला खतरा उनको पहले से ही समझ आने लग गया था धीरे धीरे कि भाई हमारे रिलीजन पे पक्का कुछ ना कुछ ये कुछ करेंगे हमारे साथ। ओके, दैट वाज द केस। वुमेन की रीड लाइक 1833 सती सिस्टम को बैन किया, हिंदुओं के खिलाफ था, ऑल्दो सही काम था अगर आज देखा जाए तो, लेकिन हिंदुओं के तो खिलाफ था। दे प्रोमोटेड द विडो रीमैरिज, खिलाफ था हिंदुओं के, राइट। तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम जो कि किसी हद पे कुछ एडवांसमेंट था लेकिन काफी हद तक बैकवर्ड था। तो इनको क्या, इनमें लाइक फौजियों को ही नहीं, काफी देश की जनता को उन्होंने अराउज किया, ये हुआ केस। अब आता है मिलिट्री वाला पंगा क्या था। मिलिट्री में सबसे बड़ी चीज आई थी यहाँ पे इकोनॉमिक्स वाली चीज, भत्ता, एक भत्ता मिलता था इनको। सैनिक जो हमारे भारतीय सैनिक थे, अगर वो बंगाल में, अगर वो फिर क्या कहते हैं नौकरी करने जा रहे हैं, कहाँ पे, मतलब कि लड़ने जा रहे हैं पाकिस्तान वाले एरिया में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया प्रोविंस है, अफगानिस्तान में, सिंध में, तो उनको फॉरेन अलाउंस मिलता था। एज पर ए डिक्लेरेशन उनका ये भत्ता मिलना बंद हो गया। तो बोले एक तो हमारी जात जा रही, ऊपर से भत्ता भी नहीं दे रहे, राइट। सो दे रिवोल्टेड इन दिस केस। मेन रीजन आर्मी का भत्ता था। और क्या रीजन था, डिस्क्रिमिनेशन। अगर दो सिपाही हैं, दोनों की रैंक सिपाही है, अगर एक यूरोपियन है एक ब्रिटिशर है, तो इसकी तनख्वाह ज्यादा होती थी, समझा रहे, क्लियर। हर लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन। ऑफिसर ब्रिटिशर्स थे सारे, इंडियन कोई भी ऑफिसर नहीं था उस टाइम पे, नोबडी वाज ऑफिसर इंडियन। ज्यादा से ज्यादा जमादार, सूबेदार, हल्का फुल्का, इतना ऊपर कोई नहीं आता था, ठीक है, दैट वाज द केस। तो ये सब चीजें जब डिस्क्रिमिनेशन पर क्या होता है ना यार, वही वाली चीज है, आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन आप एक लेवल तक कर सकते हो, लेकिन एक लेवल के बाद उसका सब्र का बांध छूटता है, ठीक है, हकीकत है। कोई भी इंसान किसी को भी ज्यादा टाइम तक बुद्धू या गुलाम नहीं बना सकता, वरना वो क्रांति में बदलेगी। अगर सही गाइडेंस दे रहे हो तो जायज है, बट एक टाइम के बाद इंसान उब जाता है, समझा रही है यार, वो तो ऐसे ऐसे, ये तो उल्टा ही बोलता रहता है, बस वही बात बोलता रहता है, ठीक है, तो इंसान बचते फिर उससे। तो वही कहानी है। तो एक टाइम के बाद इनका निकलना था इनका गुस्सा। तो गुस्सा तो पहले से ही पनप रहा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इनका गुस्सा बाहर आ गया। व्हाट वाज द इमीडिएट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, 10 मई को ये वॉर स्टार्ट हुआ था, 10 मई 1857। कारण क्या था, कारण था ब्रिटेन से आई नई एनफील्ड राइफल्स। ब्रिटेन से आई, दो कारण थे, ब्रिटेन से आई नई एनफील्ड राइफल्स, देखी होगी मूवी मंगल पांडे, हैं, उसमें जो थी बंदूक की गोली को जिस तरीके से थी, पैक्ड टॉफी की तरह, जो एक खोखा था ऊपर का, कार्टेरेज, जो ऊपर का खोखा है, कार्टेरेज का पैकिंग, ये बनी होती थी एक ग्रीस से, ग्रीस टाइप लगाया जाता था इस पे ताकि मामला ठीक रहे। अब पेपर में डालेंगे तो टूट के पेपर फट नहीं जाएगा, तो ताकि उसको मजबूताई के लिए ग्रीस डालते थे। ग्रीस बना होता था काउ एंड पिग की चर्बी से,
और इसको कैंची तो होती नहीं थी, कैंची लेके घूम रहे, तो दांत से काटना पड़ता था। दांत से काटा, लाइक ऐसे, कड़क खुल गई, और ऐसे उसमें बंदूक के अंदर डालने का, लोड करने का, फायर करने का। ठीक है, तो जो दांत वाला सिस्टम था, जो मुंह पे लगाने का सिस्टम था, तो ये लोगों को पता लग गया कि भाई ऐसा ऐसा मामला है। दिस वॉज द मेन रीजन। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और रीजन था, एडिंग ऑफ द बोन डस्ट, कि बोन डस्ट मिला रहे हैं मैस में, आटे में, आटे में बोन डस्ट, हमारा धर्म अपवित्र कर रहे हैं। किसी की बोन, जानवरों की बोन, ये गाय जो मर गई खाल इधर लगा दी, बोन उधर लगा दी, आटे में मिला दी, आटे में मिला रहे। तो ये जब केस पता लगा उनको, दिस वॉज द इमीडिएट कॉज। बट बैकग्राउंड बता दिया क्या सीन है, भत्ता वत्ता ये सब, टोपी ओपी, ठीक है। सो दिस वॉज द इमीडिएट कॉज। हुआ क्या, 9 मई को, लाइक इनफैक्ट 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल को कौन सी इन्वेंट्री थी, थर्ड नेटिव कैवलरी। 24 अप्रैल को थर्ड नेटिव कैवलरी को बोला कि बंदूक चलाओ। 90 बंदे थे इसमें, मना कर दिया उन्होंने, हम नहीं चलाएंगे, बीच में मामला ऐसे ऐसे, बोला चलाओ, बोला नहीं चलाएंगे। 80 बंदों को या 47 से 80 से ज़्यादा बंदों को इन्होंने जेल में डाल दिया। कब, 9 मई को केस चला होगा ना, रूल ऑफ लॉ। 9 मई को इनको जेल में डाल दिया। 10 मई को इनको जेल से बाहर निकाला इनके दोस्तों ने, साथियों ने, और सारी की सारी वहां पे उस बैरक्स में, ये मेरठ में हो रहा है मामला। कहाँ हो रहा है ये, दिस इज ऑल हैपेंस इन मेरठ। मेरठ में काम हो रहा है, ये मेरठ में ये काम हो रहा है। इन्होंने 10 मई को निकाल लिया मामला, बंदे मार दिए, और एक ऐलान किया, चलो दिल्ली। सूरज ढलते ही साथ ही एवरीबॉडी मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। दे कैप्चर दिल्ली। वहां पे आके लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर, उसको एम्परर ऑफ इंडिया घोषित कर दिया। इससे क्या पता लगता है कि लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं मुगल की प्रेस्टीज बनी हुई थी, कि मुगल एक कहीं ना कहीं इंडियन रूल का एग्जाम्पल था, इंडियन रूल का, है ना, तभी तो उसको डिक्लेयर किया। तो ये काम हुआ था, समझ रहे कहानी। दिस वॉज द मेन लाइक इमीडिएट कॉज ऑफ वॉर, और बैकग्राउंड बता दिया। अब सीन क्या हुआ, मैंने बताया कि यहाँ पे, अब सीन क्या हुआ, सीन यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की यूनिटी बहुत देखी गई है, दबा के एकदम। पहली बार हिंदू मुस्लिम यूनिटी इतनी लार्ज अमाउंट में यहां पे देखी गई। और ये इतने अच्छे लोग थे, ये लोग जो लड़ने वाले लोग थे, जहां जहां पे इन्होंने कैप्चर करना शुरू किया, वहां पे इन्होंने ऑर्डर पास किए कि काउ स्लॉटर नहीं होगा। हिंदुओं की रिस्पेक्ट करने के लिए काउ स्लॉटर बैन करेंगे। ओके, दिल्ली गए, दिल्ली में कैप्चर मार डाला। वहां पे बहादुर शाह जफर को ऐलान कर दिया भाई आप हुए हम कि हमारे शहंशाह हैं, और आप प्लीज बाकी ये सारे बंदों को लेटर्स लिखिए कि भाई आप इस रिवोल्ट को क्रांति बना दो, एक तरीके ब्रिटिश को बाहर निकालो, एक बार जस्ट लीव आउट द ब्रिटिशर्स टोटली फ्रॉम इंडिया, फेंक दो इनको निकाल के। ये सिस्टम हुआ। धीरे धीरे आग काफी शहरों तक पहुंची। क्वेश्चन आता है कि किस शहर से कौन लड़ा था। सब लोग बेचारे दुखी बैठे थे। झांसी से लक्ष्मीबाई लड़ी थी, रिमेंबर झांसी आपके, क्योंकि दिल्ली में जो बंदा था बहादुर वो बूढ़ा था, तो अल्टीमेटली कमांड किसके हाथ में थी, जनरल बख्त खान के हाथ में। समझ आ रही है। नाना साहेब एडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव सेकेंड, है ना, ये कानपुर से लड़े थे, कानपुर। बेगम हजरत महल लखनऊ से लड़ी थी। खान बहादुर बरेली से लड़े थे। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला लड़े थे। शाहमल बागपत से लड़े थे, फेमस बंदा है, बहुत खतरनाक बंदा है, बहुत कुछ बताएंगे इसके बारे में। और कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह बिहार, जगदीशपुर, आरा। वीर कुंवर सिंह हाथ दे दिया था गंगा माई को, सुनी पड़ी हुई कहानी है। इनके हाथ में गोली लग गई थी, काट कर गंगा माई को ले जाओ, टेंशन नहीं खत्म। बूढ़े इंसान थे, बूढ़ा ये भी था, मतलब इनका बंदा और ये भी था, लेकिन ये तगड़ा बंदा था, 76 साल का बंदा, बताओ यार, ठीक है। तो ये कहानी थी। क्वेश्चन आता है तो इनके बारे में बताते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई थी ना यार, रानी लक्ष्मीबाई श्रीओसम झांसी, तो इनका बेटा नहीं हुआ था, डलहौजी ने इनका डॉक्टर लैब्स के नाम पे मामला जो है झांसी कैप्चर कर लिया।
इन्होंने ग्वालियर फोर्ट कैप्चर किया और अल्टीमेटली जो लड़ाई हुई थी झांसी की, मतलब रानी जो लक्ष्मीबाई की लड़ाई थी ग्वालियर में हुई थी। सो डेथ प्लेस ऑफ रानी ऑफ झांसी इज ग्वालियर, नॉट झांसी। ऑप्शन आएगा झांसी, बट ग्वालियर में मरी थी ये। इनसे लड़ने वाला जो बंदा था वो था हुगरोज, है ना। फिर पीछे हुगरोज आ गया, हायगिरी अब रानी थी हुगरोज। हुगरोज ने रानी को मारने के बाद, हराने के बाद अपने खुद डायरी में लिखा, शी वॉज द ओनली मैन, शी वॉज द ओनली मैन अमंग द होर्ड्स ऑफ फाइटिंग मैन। ये ऐसी एक महिला थी जो अकेली मैन थी, मर्द बनी मर्दानों में, वो झांसी वाली रानी थी। ही रोट दैट थिंग। बताओ दुश्मन क्या है, इतनी बड़ी बात, क्या बात थी। मतलब हमारी कौन कहता है लड़कियां कुछ नहीं, लड़ नहीं सकती, इन्फेंट्री में जा सकती है। ये क्लियर एग्जांपल है भाई, डायरेक्टली हिट एंड पॉइंट। बेगम हजरत महल लखनऊ से लड़ी, दबा गए एकदम। एक तात्या बिच्छू था, तात्या बिच्छू, तात्या टोपे साहब, वो लक्ष्मीबाई के अंडर लड़े थे। तात्या टोपे, ठीक है। शाहमल बागपत का, शामल बागपत का बंदा, शामल बागपत का बंदा है। अबे मेरठ के पास में, तो बागपत में था शामल। इसने अपने अंडर 80 विलेज को अपने अंडर रखा और सारी की सारी उस एरिया में, दिल्ली के रूट में और बागपत के रूट में आने वाली सारी की सारी मेरठ से बागपत वाली मोस्टली गवर्नमेंट बिल्डिंग कैप्चर कर डाली। एक इरिगेशन डिपार्टमेंट था, उसको इसने अपना हेडक्वार्टर बनाया और मस्त ब्रिटिशर्स को एक टाइम के लिए एक नन एंड वॉइड कर दिया था इन लोगों ने। लोगों को लग रहा था आजादी मिल गई ब्रिटिशर्स से, लेकिन शाहमल को उसको अल्टीमेटली पकड़ लिया। कहते हैं ब्रिटिशर्स ने डराने के लिए शाहमल की बॉडी को पीसेस में काट दिया था, लोगों को डराने के लिए पीसेस में एकदम काट करके, और उसका जो सर था वो बीच चौराहे पे लटकाया था। बागपत का बंदा शाहमल। ओके, ये रिवोल्ट जितनी जल्दी शुरू हुआ था उतनी जल्दी खत्म भी हो गया था। 10 मई को शुरू हुआ था और 20 सितंबर 1857 को खत्म हो गया था। बिकॉज ऑफ हाईएस्ट अमाउंट ऑफ आर्टिलरी दे वर लाइक यूजिंग काइंड ऑफ दैट थिंग ब्रिटिशर्स। क्या सिग्निफिकेंस था इस रिवोल्ट का, है ना, सिग्निफिकेंस भी पता होना चाहिए। सिग्निफिकेंस ये था इस रिवोल्ट का कि पहली बार इतने वाइड स्केल पे आपके हिंदू मुस्लिम एक साथ नजर आते हुए दिखे, पहली बार। बेशक फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर मत कहो, लेकिन इसने जो नेशनलिज्म की फीलिंग बोई थी लोगों के माइंड में, वो तुम नहीं भूल सकते भाई, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते कि पहली बार इन्होंने देश को जोड़ दिया यार। आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ा बैकग्राउंड बना। कुछ लोगों ने तो बोला भी, इट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वी डी सावरकर सेड दैट फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। कहीं ना कहीं तो इंडिपेंडेंस की बात हुई थी, बट नेशनलिज्म वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। अब पता लग गया क्यों एजुकेटेड इंडियन साथ नहीं थे। क्या खिलाफ थे वो? नो, दे वर न्यूट्रल। दे वर थिंकिंग कि कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स हमारे साथ हैं, उन्हें बस समझाने की जरूरत है कि भाई ऐसे ऐसे करो तो ऐसे ऐसे काम हो जाएगा। जैसे उन्होंने सती बैन कर दिया, क्योंकि हमने समझाया उनको। जैसे उन्होंने वुमेन एजुकेशन के लिए बात करी, क्योंकि समझाया हमने उनको। बट एजुकेटेड इंडियंस को आने वाले टाइम में ये पता लग गया था कि भाई ये तो बड़े खतरनाक लोग हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट करने नहीं आए हैं ये लोग, यहाँ पे हमारी इंडिया को तोड़ने आए। कि जैसे ही रिवोल्ट खत्म हुआ, क्या स्टेप्स लिए गए ब्रिटिशर्स ने? ब्रिटिशर्स फर्स्टली एंड वही आपने 1858 का एक्ट रिमेंबर, तो ये कहानी थी। 1858 का लॉ आया। सो दैट वाज द केस दैट वाज हैपेंड एट दैट टाइम, ठीक है। जितनी जल्दी से बना था, इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हुए थे मैंने बताया। पहली बार नींव रख गई थी। आने वाले टाइम में ब्रिटिश, ये जो अपने अमेरिकन सॉरी बोल रहा हूँ, एजुकेटेड इंडियंस हैं, राइट, इन्होंने कैसे आगे चल के काम प्ले किया, मतलब कि इन्होंने क्या काम किया आगे। जैसे ब्रिटिशर्स ने इस क्या बोलते हैं 1857 को कर्व किया, उन्होंने देखा मोस्टली लोग मुस्लिम्स थे, ठीक है, मोस्टली लोग मुस्लिम थे। इन्होंने मुस्लिमों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया, दबा के एकदम तड़ा कर एकदम कि भाई इनको ना कुछ भी नहीं करना, इनको कुछ भी नहीं देंगे, एकदम मस्त। दे वर अगेंस्ट द मुस्लिम्स आफ्टर दैट रिवोल्ट, ठीक है। बंगाल की इन्फेंट्री ज्यादा इन्वॉल्व थी। बंगाल के लोगों को, अवध के लोगों को कम अमाउंट में फौज में लेना शुरू कर दिया।
एक क्लास बनाई, मार्शल रेस एंड नॉन मार्शल रेस। आज भी है, आज भी ऐसे कुछ लोग अपने बढ़ावा करने के लिए बोलते हैं मैं मार्शल रेस से हूं। जैसे कि राजपूत, आपके पंजाबीज और गोरखास, इनको मार्शल रेस बोला गया क्योंकि इन्होंने साथ दिया था ब्रिटिशर्स का वॉर को दबाने के लिए। कहते हैं कि वो तो लखनऊ में गोरखा रेजिमेंट के साथ आ गया, अपना कर्नल कैम्पबेल, वरना गया था मामला उसके हाथ से। गोरखा रेजिमेंट खतरनाक रेजिमेंट है भाई, ठीक है। तो इन तीनों को मार्शल रेस बोला गया, सिख, राजपूत एंड दिस वन, विच वन, गोरखास। इनको ज्यादा अमाउंट में आर्मी में लिया गया रेदर देन अदर इंडियन पीपल। अपार्ट फ्रॉम दिस और क्या चेंज आया, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में इंडियंस कम लेने लगे, फिर पहले से बहुत एकदम 1/3 कर दिया पहले से, और यूरोपियंस को ज्यादा भर्ती करना शुरू किया, ठीक है। आर्मी इस तरह कर दी, मिक्स्ड वाली टाइप बना दी ताकि ये लोग एक ना हो सके कभी भी। आर्मी और सिविलियन कॉन्टेक्ट एकदम बैन कर दिया, नन एंड वाइड, कोई कॉन्टेक्ट नहीं रहेगा। कहते ना मीडिया वही फंडामेंटल राइट कर्व एंड एवरीथिंग, दिस वाज द केस एट दैट टाइम। तो ये सब लॉ लाए वो लोग, ठीक है। कोई भी नया ऐसा रिफॉर्म नहीं करेंगे अब ये जिससे कि इनकी फीलिंग हट हो। जैसे कोई सत्यवती, अब ये रिलीजन में ध्यान ही नहीं देंगे, बोला बैकवर्ड है, बैकवर्ड रहने दो, कोई जरूरत नहीं है, हमें रिफॉर्म नहीं करना। तो जब ये सारी चीजें हुई तो ब्रिटिशर जो अपने एजुकेटेड इंडियंस थे वो समझ गए कि भाई हम सोच रहे थे गलत सोच रहे थे, ये तो यहाँ पे अपना काम निकालने आए हैं। तो अल्टीमेटली सिर्फ वही लोग इंडिया को आगे बढ़ा सकते हैं जो खुद इंडिया के हों, एंड देन कम्स द मास स्ट्रगल। फिर धीरे धीरे 1885 में कांग्रेस बनी और फिर उन्होंने फिर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को लेना शुरू किया। आ गए ना 1857 पे, अब हम लड़ाई होनी शुरू हो गई। देखो वही वाली बात जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था, 1757 1857 100 साल में इन्होंने पूरा देश कब्जा कर लिया। इस बीच भी रिवोल्ट हुए थे, नो डाउट, अभी लिखवाए इतने सारे। और लेकिन यहां पे इनका पूरा सब्र का बांध टूट गया लोगों का, क्योंकि पॉलिसीज बड़ी खतरनाक थी, बहुत खतरनाक, कि भाई एकदम ये रैक रेंटेड कर दे इंसान को, पैसे ही नहीं है खाने के लिए, रेंट क्या दूंगा। मनी लेंडर्स इतना ज्यादा रुपए दे, मनी लेंडर्स के पास जाते थे, वो ज्यादा अमाउंट में टैक्स लगाते थे, ब्याज ज्यादा लगाते थे, बता लगा रुपए मांगने गए, गुलाम बन गए। ये वाली चीज, राजा ने ब्रिटिशर से हेल्प मांगी, ब्रिटिशर तो गोद में आके बैठ गए, वेल चली है सब्सिडी अलायंस, रिमेंबर। सो दैट वर दीस केस। इंडिया कंट्री ऑफ कॉटन थी, कंट्री ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ कॉटन, कॉटन ही बंद कर दी। बताओ, इंडिया में से कॉटन ही खत्म कर दी, इतना ज्यादा एक्सपोर्ट पे टैक्स लगा दिया कि वो कॉटन ही उगाना बंद कर दिया। कॉटन ने कॉटन का मतलब उनसे कोई रेवेन्यू नहीं आया कॉटन से। वहां पे ब्रिटिश के क्लोथ्स पहन रहे क्योंकि मशीन मेड क्लोथ्स से सस्ते थे। हमारे यहाँ के बंदों पे इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया, हैंडमेड क्लोथ्स बैन कर दिए, ना बना सकते ना कुछ कर सकते। तो अल्टीमेटली हमारी इंडस्ट्री खत्म कर दी थी इन लोगों ने धीरे धीरे। तो एजुकेटेड इंडियंस और न्यूट्रल थे, अगेंस्ट में नहीं थे, न्यूट्रल थे। उन्होंने फिर बाद में समझ आ गया कि भाई ऐसा केस है, बढ़िया हुआ था जो भी हुआ था उस टाइम। देन दे केम फॉरवर्ड, और जब एजुकेटेड समाज आगे आया फिर तो देश आजाद होना ही था एट द एंड। फिर भी एक कमी आई, वो गांधी जी ने आके पूरी कर दी, मास। गांव का मास जब तक नहीं जागेगा तब तक आजादी कैसे आएगी, क्योंकि अपना इंडिया तो गांव में बसता है एट द एंड। जब मास स्ट्रगल आया गांधी जी के टाइम में, देन फाइनली एयर चेंजेस टू द to the independent of India. So that was the case. Okay? लिखो चलो इसको हल्का सा लिखो, द रिवोल्ट ऑफ 1857, हेडिंग डालो रिवोल्ट ऑफ 1857। इसमें लिखो भाई सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट एंड लीडर्स, सेंटर ऑफ रिवोल्ट एंड लीडर्स। सेंटर ऑफ रिवोल्ट वर दिल्ली में कौन लीडर था? जनरल बख्त खान अंडर द लीडरशिप ऑफ बहादुर शाह। मेन बंदा ये था, जनरल बख्त खान अंडर द लीडरशिप ऑफ बहादुर शाह। कानपुर नाना साहेब, कानपुर नाना साहेब। इसमें लिख लो नाना साहेब के पास ब्रैकेट में, ही हैज अ क्लोज एसोसिएट
अजीमुल्ला, अजीमुल्ला इनका बहुत बड़ा क्लोज एसोसिएट था। ठीक है, आता है क्वेश्चन बहुत बार। देख रहे हो हिंदू मुस्लिम की यूनिटी, अजीमुल्ला नाना साहेब का क्लोज एसोसिएट है। लखनऊ, बेगम हजरत महल, लखनऊ बेगम हजरत महल। बरेली, खान बहादुर, बरेली खान बहादुर। बिहार, कुंवर सिंह। फैजाबाद, मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला। कानपुर, सॉरी कानपुर बोल रहा हूं, झांसी लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई क्लोज एसोसिएट थे तांतिया टोपे साहब। ठीक है, ये नाना साहिब के काउंटर पार्ट भी थे। बागपत, शाहमल, तात्या, बागपत, शामल। इनके खिलाफ ब्रिटिशर्स ने दबा के लड़ाई करी। ब्रिटिशर्स में वैलोर दिखाया अपना। तो कहां पे किसने किसको दबाया वो लिख लो। दिल्ली में कैप्चर कैसे हुआ था लिखो, दिल्ली एंड ब्रिटिश ऑफिसर, एक तरफ लिखो प्लेसेस एंड ब्रिटिश ऑफिसर्स कैप्चर्ड। ठीक है, दिल्ली किसने फतेह कर ली बाद में, लेफ्टिनेंट विलक बाय, WILLOUGHBY, ILLOUGHBY, लेफ्टिनेंट विलक बाय। जॉन निकोलसन, इसी में ही है। इसमें ही 3 बंदे, अकेला थोड़ी जीत लेगा दिल्ली, वहां पे तो पूरा गढ़ बना हुआ है। जॉन निकोलसन जॉन एंड लेफ्टिनेंट हडसन। दिल्ली में जब ये पहुंचे 20 सितंबर को दिल्ली कैप्चर हो गई, कि वही था सेंटर ऑफ पावर। जब ये पहुंचे तो हडसन ने हडसन ने क्या करा, बहादुर शाह जफर के बेटों को पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट करा था, ठक के एकदम। इसको वहां पे तो फेंकता था रंगून, और बहादुर जब बूढ़े थे तो उनको उठा के, रंगून। तो ही जस्ट डाइड देयर अराउंड 1862 के आसपास, वो फिर वहां पे मर गए। ओके, तो ये चीज है। कानपुर, सर हुग व्हीलर, सर हुग HUG हुग व्हीलर WHELER एंड कर्नल कॉलिन कैम्बेल। सर लिखो, सर कॉलिन कैम्बेल। ये बंदा खतरनाक है, इसको जगह जगह बुलाया लोगों ने, हमारा भी रिवोल्ट दबा दो, हमारा भी दबा दो। लखनऊ में गया था ये। लखनऊ, लखनऊ में है हेनरी लॉरेंस, हेनरी हेवलॉक, हैवलॉक, अबे आइलैंड थे ना, नाम बदल दिया, हैवलॉक, हेनरी हैवलॉक। आउटरम, जेम्स आउटरम, OUTRAM, जेम्स आउटरम। कॉलिन कैम्बेल, सर कॉलिन कैम्बेल लखनऊ में भी थे, वो तो गुरखा रेजिमेंट लेके आ गए, वरना तो छुड़ा ही नहीं पा रहे थे लखनऊ को, तो ये लोग गुरखा रेजिमेंट ने कर दिया काम वहां पे जाके। झांसी, झांसी हुगरोज, बहुत ही वफादार रेजिमेंट थी, वफादार। बोला ना, नेशनलिज्म जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था। नेशनलिज्म होता तो नहीं करते, नेशनलिज्म था ही नहीं। वफादार और बोली भी थी। आज की आर्मी को बोलो चला के दिखाई गोली, नहीं हो पाएगा। अपने आप पता लग जाएगी, वही डेमोक्रेसी है यार, डिफरेंस है। नेशनलिज्म है नेशनलिज्म, कैसे गोली चलाएं सामने वाले पे, कैसे। इसलिए कभी भी इंटरनल सिक्योरिटी में आर्मी कभी यूज ही नहीं होती। CABF में जब इंटरव्यू देने जाओगे, वो बोलेंगे क्या नक्सल के खिलाफ आर्मी यूज कर सकते हैं, तो क्या बोलोगे, हाँ कर सकते हैं,
बट फूड सप्लाई देने के लिए हेलीकॉप्टर का यूज, ठीक है, बचाने के लिए। ओके। झांसी हुग्रोज, बनारस, कर्नल जेम्स नील, NEIL, कर्नल जेम्स नील, मिल नील NEIL, आर्मस्ट्रॉन्ग वाला। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाला। लिखो अब कि किसने क्या क्या कहा, अलग से लिखो। RC मजूमदार, RC Majumdar said that, inverted comma start, neither the first nor National War of Independence, Neither the first and nor War of Independence, V.D. Savarkar said, War of Independence। लिख लो कि एक अलग से कंक्लूजन लिखो, कंक्लूजन, कंक्लूजन। It was not quite the first war of independence, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो नहीं था कि पहले भी रिवोल्ट हो चुके थे, बट इट सोड द सीड्स ऑफ नेशनलिज्म, बट इट सोड, इसने बीज बो दिए थे भाई। इट सोड द सीड ऑफ नेशनलिज्म एंड क्वेस्ट फ्रॉम फ्रीडम, एंड क्वेस्ट फॉर फ्रीडम फ्रॉम द एलियन रूल, फ्रॉम द एलियन रूल। ये अलग से लाइन लिख लो कि द रिवोल्ट वॉज स्टार्टेड ऑन 10th of May, एंडेड ऑन 28th September, 10 मई 20 सितंबर को खत्म हो गया था, राइट। इस बीच में रिवोल्ट चला था। अब ये मैं ये नहीं लिखवा रहा कि गाय की चर्बी और ये फलाना, ये तो पता ही है दुनिया को, तो तुम्हें ही पता है, ठीक है। हो गया था। खत्म कहानी, पी लो पानी।